मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। इस वीडियो में मैं आपको निबंध के बारे में बताने जा रही हूँ। निबंध की का क्या अर्थ है, क्या उसकी परिभाषा, उसके तत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, तथा हिंदी साहित्य में निबंध के विकास के जो विभिन्न सोपान हैं उनके बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। वस्तुतः निबंध परिष्कृत गद्य का प्रतीक है, इसीलिए इसे गद्य की प्रमुख विधा माना जाता है। हिंदी में यह विधा आधुनिक युग की देन है, और जैसा हम जानते हैं कि आधुनिक युग के प्रवर्तक ही भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इसलिए निबंध के प्रवर्तक के रूप में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही नाम लिया जाता है। ये जो निबंध है वो व्यक्ति और समाज को मानसिक चेतना और भावानुभूति की जो निर्बंध अभिव्यक्ति है उसका एक सशक्त माध्यम है। निबंध में काव्य जैसी रमणीयता हमको मिलती है, भावुकता एवं सरसता होती है, नाटक जैसी गतिशीलता और संवादात्मकता भी देखने को मिलती है, जीवनी जैसा आत्मविश्लेषण, रेखा चित्र जैसी आत्मानुभूति, मनोवैज्ञानिकता एवं कल्पना प्रवणता हमको निबंध में दिखाई देती है। आइए देखते हैं निबंध किसे कहते हैं। निबंध का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले निबंध शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। वस्तुतः जो निबंध शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। इसमें नि उपसर्ग है जिसका मतलब है अच्छी तरीके से, और बंध धातु है जिसका अर्थ है बांधना। इस तरीके से अच्छी तरीके से बांधी हुई वस्तु को निबंध कहा जाता है। बांधना मतलब निबंध का जो मौलिक अर्थ है वह है बांधना, बंधन में बंधी हुई वस्तु। निबंध शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में जो लिखे हुए भोजपत्र हुआ करते थे उन भोजपत्रों को संवारकर बांधने या सीने की क्रिया के लिए हुआ करता था, अर्थात संवारकर सीना। परंतु कालांतर में अर्थ संकोच के रूप में केवल ये जो निबंध शब्द है वो साहित्यिक कृतियों के लिए ही प्रयोग में किया जाने लगा, अर्थात भावों एवं विचारों का समग्र रूप से भाषा में बांधकर स्पष्ट करने का जो प्रयास होता है उसी को निबंध कहा जाता है। किसी भी विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध क्रमबद्धता के साथ सूत्रबद्ध करना ही निबंध है। मतलब सूत्रों में आबद्ध गढ़ी हुई रचना। निबंध में भावना के साथ विचारों को पुरोना, एक साथ बांधना, उन्हें बुनना या संकलन करना आदि सब शामिल होता है। निबंध की परिभाषा पे थोड़ी नजर डालते हैं। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो निबंध अंग्रेजी के ऐसे शब्द के ज्यादा करीब है ना, बजाय लेख के या किसी और शब्द के। इस प्रकार निबंध में आजकल एक नया अर्थ जुड़ गया है, अनावश्यक अर्थों का त्याग कर दिया गया है। पाश्चात्य विद्वान फ्रांसिस बेकर ने ऐसे को डिस्पर्ट मेडिटेशन अर्थात बिखरे विचार माना है। इस धारणा के अनुसार साहित्यकार के मन में उठने वाले जो विचार हैं उनका लिखित रूप ही ऐसे कहा जाता है। बाबू गुलाब राय ने निबंध की परिभाषा देते हुए लिखा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन, प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता के साथ ही आवश्यक संगति और सुसंबद्धता के साथ किया गया हो उसे हम निबंध कहते हैं। डॉक्टर जयनाथ नलिल ने निबंध की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। वो कहते हैं किसी विषय पर स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का जो सजीव और सरस मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन ही निबंध कहलाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम विचार करें तो निबंध की कुछ विशेषता हमारे सामने आती है। जैसे पहली विशेषता हमारे सामने आई है व्यक्ति सापेक्षता। साहित्य के सभी विधाओं में कम हो या अधिक मात्रा में लेखक का व्यक्तित्व विद्यमान रहता है, परंतु निबंध में उसकी अनुभूति सबसे अधिक हमें दिखाई देती है। वस्तुतः हमारे व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं, एक प्रकृत और एक अर्जित, दूसरा अर्जित। जो प्रकृत व्यक्तित्व होता है वो जन्म से प्राप्त होता है, और अर्जित व्यक्तित्व वह होता है जिसे व्यक्ति अपने अध्ययन, मनन, चिंतन के द्वारा प्राप्त करता है या बना लेता है। मनुष्य कभी भी प्रकृत अवस्था में नहीं रहा, सदा उसने अपने आप का परिष्कार किया है। अध्ययन के द्वारा, मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपने व्यक्तित्व को उसने विशिष्ट बनाया है। निबंधों में भी दोनों प्रकार के व्यक्तियों का मिला जुला रूप हमें दिखाई देता है। निबंध में मूलतः निबंधकार का व्यक्तित्व ही प्रमुख रहता है, उसमें हृदय और बुद्धि दोनों का समन्वय हमें दिखाई देता है।
दूसरी विशेषता जो हमें दिखाई देती है निबंध में वो है उसकी स्वच्छंदता। साहित्य की सबसे अधिक स्वच्छंद रचना निबंध कही जाती है। निबंधकार के लिए विषयों का कोई बंधन नहीं होता, किसी भी विषय पर वह निबंध लिख सकता है। निबंध का प्राण उसकी व्यक्तित्वता है और निबंध में स्वच्छंदता इसी व्यक्तित्वता के कारण ही आती है। निबंधकार की स्वच्छंदता ही निबंध में रोचकता और जीवंतता लाती है, वही उसे रसवान बनाती है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वेराचार नहीं होता, उसी प्रकार स्वच्छंदता का अर्थ भी निरर्थक भटका नहीं है। मतलब स्वच्छंदता होनी चाहिए निबंध में, पर वह उद्देश्यपूर्ण होगी तभी वो सार्थक कही जाएगी। निबंध का जो तीसरी विशेषता हमें दिखाई देती है वो है उसकी वैचारिकता। बिना वैचारिकता के निबंध की रचना संभव ही नहीं है। निबंध को स्वच्छंदता की सीमा में रखने का और उसे नियोजित रूप देने का कार्य वैचारिकता या बुद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है। इसीलिए इसे निबंध का एक आवश्यक तत्व, एक आवश्यक विशेषता मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब निबंध को गद्य की कसौटी कहते हैं तो उनका अभिप्राय क्या है? उनका अभिप्राय केवल निबंध की भाषा पर या उसकी सरसता पर ना होकर बल्कि वैचारिक गहराई पर अधिक होता है। मन को एकाग्र कर जब कोई निबंध लिखा जाता है तो वह वैचारिक निबंध बन जाता है। वैचारिक निबंध पाठक की केवल ज्ञान रूपी जिज्ञासा को ही जागृत नहीं करता बल्कि उसे अधिक परिष्कृत, सरस, तीव्र और सहज भी बनाता है। निबंध की एक विशेषता हमें देखने को मिलती है वह है संक्षिप्तता। निबंध की लघुता ही उसे सुव्यवस्थित और सुगठित रूप देती है। छोटे छोटे निबंध अधिकतर मन को आकर्षित कर लेते हैं, इसीलिए निबंधों में संक्षिप्तता बहुत जरूरी है। संक्षिप्तता निबंध की कसौटी इसलिए मानी गई है कि कहीं भी अपने मूल विषय से भटक ना जाए, बिखर ना जाए, क्योंकि निबंध का तो मतलब ये बांधना, और निबंध की सीमा उतनी ही होनी चाहिए जिसमें वह अपने विषय को सुचारू रूप से प्रस्तुत कर सके। इससे ज्यादा अतिरिक्त उसका विस्तार नहीं होना चाहिए। इन सब जो हमने पढ़ा है, इन सब के आधार पर निबंध के तत्वों पर हम विचार कर लें। अलग अलग संख्या में तत्व और अलग अलग तरीके के तत्व बताए, लेकिन मूल चीज एक ही है। मैं निबंध के तत्वों के रूप में आपके सामने 7 बिंदु रख रही हूँ जिसमें सारे तत्व शामिल हो जाते हैं। निबंध के तत्व के रूप में मैंने पहला तत्व रखा अपने व्यक्तित्वता का तत्व, जो अपने भी विशेषता में देख ही लिया कि निबंध में जो निबंधकार होता है उसके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप हमको मिलती है। दूसरा है बुद्धि और विचार तत्व, जो उसकी वैचारिकता को बढ़ाता है। और तीसरा है उसका अनुभूति और भावात्मक आधार। चौथा है कल्पना का तत्व। पांचवा सजीव भाषा शैली और गद्य की अनिवार्यता, निबंध का एक अनिवार्य तत्व है। और मर्यादा अर्थात उसका एक आकार, एक अनुपात में उसका आकार होना चाहिए। ये निबंध के तत्व मैंने आपको बताए। निबंध लिखते समय मतलब चूंकि निबंध एक कला है, तो जब हम निबंध लिखें तो कैसे लिखें? मेरे विचार से हम निबंध के मुख्य रूप से 3 भाग कर सकते हैं। विषय प्रवेश, जिसे हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं, विषय का मूल विषय जो है उसका प्रतिपादन, जिसे हम विषय विस्तार भी कह सकते हैं, और तीसरा जो उसका भाग हो सकता है वह है उपसंहार, यानी कि निष्कर्ष उसका। अब निबंधों के वर्गीकरण की बात करते हैं। निबंधों के कितने प्रकार होते हैं? मैं मुख्य रूप से यहाँ पर आपको निबंधों के 2 आधार पर वर्गीकरण बताऊंगी। पहले स्तर की दृष्टि से निबंधों के प्रकार देखते हैं। स्तर की दृष्टि से निबंधों के प्रकार 2 प्रकार माने गए हैं, वस्तुपरक या विषय प्रधान, दूसरा व्यक्तिवंजक यानी कि व्यक्ति प्रधान। तो पहला जो जिसे हम विषय प्रधान कह रहे हैं, वस्तुपरक भी इसे कहा जा सकता है। इस वस्तुपरक निबंध में लेखक अपनी ओर से कुछ नहीं लिखता, कुछ नहीं जोड़ता। इसमें निबंधकार अपने आप को अलग रखकर शेष जगत की बात करता है, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी पक्षपात के। वो जैसा देखता है वैसी ही कोई घटना, वैसा ही कोई दृश्य अपने निबंध में वर्णित कर देता है। दूसरा जो निबंध मैंने आपको बताया, व्यक्तिक निबंध या व्यक्तिवंजक निबंध, तो ये व्यक्तिवंजक या व्यक्तिक निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप रहती है। वह अपने ढंग से विषय की समीक्षा करता है, वह विषय के अच्छे गुणों को उभार कर सामने रखता है, वह कमियों को खोलकर भी पाठक के सामने रख देता है, विषय की प्रशंसा करके उसकी महत्ता को बढ़ाता है। इन निबंधों में निबंधकार निज को केंद्र में रखता है, मतलब अपने विचारों को केंद्र में रखता है, और कुछ विषय तो स्वयं निबंधकार के से ही जुड़े होते हैं।
शैली की दृष्टि से ये तो हुए स्तर की दृष्टि से। अब शैली की दृष्टि से निबंध को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा विवरणात्मक, तीसरा विचारात्मक और चौथा भावात्मक। वर्णनात्मक जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है कि वर्णनात्मक निबंध में देखे सुने गए स्थानों, उनके त्योहारों, वस्तुओं, ये प्राकृतिक दृश्य या जो भी विषय वस्तु है उसका वर्णन कर दिया जाता है। विवरण में जो विवरणात्मक निबंध होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि घटनाओं या व्यक्तियों के जीवन का क्रमबद्ध विवरण दे दिया जाता है। और जो विचारात्मक निबंध होते हैं उनमें विचार और चिंतन की प्रधानता रहती है। इसमें लेखक किसी समस्या पर तर्क सहित अपनी सहमति और अपनी असहमति प्रकट करता है। जो भावात्मक निबंध होते हैं, भावात्मक निबंधों में भावों की प्रधानता रहती है। इसमें लेखक की आत्मीयता झलकती है, वह पाठक के हृदय को प्रभावित करने का प्रयास करता है और अपनी कल्पना व अनुभूति के आधार पर विषय के प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित करता है। तो इस प्रकार मैंने अब तक आपको निबंध का अर्थ, निबंध की परिभाषा, निबंध की विशेषताएं, निबंध के तत्व और निबंध का वर्गीकरण समझाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदी साहित्य में निबंध का विकास कैसे हुआ। हम सब जानते हैं कि आधुनिक युग है, इसने गद्य को जन्म दिया। मतलब आधुनिक युग की एक सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें गद्य का विकास हुआ। इससे पहले पद्य ही लिखा जाता था। तो गद्य में विभिन्न विधाएं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, बाद में रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, इसी तरीके से निबंध का विकास भी हुआ। और हम सब जानते हैं कि आधुनिक युग के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। तो जब हम हिंदी साहित्य में निबंध के विकास की बात करते हैं तो हमारे सामने जो पहला युग आता है उस पहले युग को हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। मैं इसे बीज वपन काल भी कहती हूँ क्योंकि इस समय ही निबंध के बीज बोए गए और ये काल 1868 से लेके 1900 तक, 1857 से भी मान सकते हैं अपन, पर लगभग 1900 तक ये जो काल है ये रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्हें आधुनिक निबंध का पहला लेखक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने निबंध के क्षेत्र में बड़ी अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साथ साथ बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, इन सब ने भी गद्य विधा को बहुत विकसित किया। आइए हम ऐसा करते हैं, एक सारणी के माध्यम से भारतेंदु युग के जो विभिन्न निबंधकार हैं उन निबंधकारों के नाम, उनके निबंध और भारतेंदु युग के निबंधों की क्या विशेषताएं रही, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार, जैसे नाम सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही आ जाता है, उसके बाद पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधा चरण गोस्वामी हैं, बाबू बाल मुकुंद हैं, बद्री नारायण प्रेमघन हैं, उपाध्याय हरिश्चंद्र शर्मा हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। ये भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। और शिव शंभू का चिट्ठा जो बाबू बाल मुकुंद ने लिखा, प्रमुख निबंध इस काल का माना जाता है। मातृभूमि की पूजा, लेवी प्राण लेवी, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी। स्वर्ग में विचार सभा का एक अधिवेशन, सरयू पार की यात्रा, कंकर स्रोत, पांचवें पैगंबर, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण और आपका कंकर स्रोत, भारत प्राचीन भारत की झलक, ये इस समय के काफी प्रसिद्ध निबंध हैं। भारत खंड की समृद्धि, लाला श्री निवास दास का प्रमुख निबंध है इस काल का। स्वदेश प्रेम और विधवा विवाह, ये भी काशीनाथ खत्री के बड़े उल्लेखनीय निबंध हैं। दांत, बालक और बात, प्रताप नारायण मिश्र के प्रसिद्ध निबंध माने जाते हैं। इस काल के जो निबंध हैं उनकी खास विशेषता थी कि उनमें राष्ट्रीयता का भाव हमें देखने को मिलता है क्योंकि अंग्रेजों का काल था और अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे भारत में 1857 की क्रांति तो शुरू हो ही चुकी थी। तो भारत में एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई थी। गुलामी से छुटकारा पाने की उनकी जो एक भावना थी वो जागृत हो चुकी थी। इसके साथ ही साथ इस काल के जो निबंध हैं उनमें हमको सांस्कृतिक और सामाजिक जन जागरण भी देखने को मिलता है। विनोद और व्यंग का पुट
काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। समसामयिक विषय प्रसंगों पर इन निबंधकारों ने अपने निबंध लिखे। इसमें व्यष्टि और समष्टि इनका समन्वय हमें दिखाई देता है, लेकिन जो भाषा है वो परिष्कृत नहीं है, क्योंकि भाषा तो द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को परिमार्जित किया था। तो समय जो हिंदी भाषा है उस भाषा में हमको तर्भवता ज्यादा मिलती है, और बोलचाल की जो शैली है, भाषण शैली है, वो प्रमुख रूप से इस समय के निबंधों में हमें देखने को मिल रही है। वर्णात्मकता बहुत है, विचारात्मकता ज्यादा नहीं मिलेगी हमको, विचार गांभीर्य का अभाव है, लेकिन वर्णन बहुत है। और इस समय के जो निबंध है उन पर हमें पाश्चात्य निबंध परंपरा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये आपको ज्यादा अच्छी तरीके से याद होगा यदि आप विभिन्न जो काल हैं, चाहे वो भारतेंदु युग हो, चाहे वो द्विवेदी युग हो, चाहे वो शुक्ल युग हो, चाहे शुक्लोत्तर युग हो, हम इस तरीके से इनकी चार्ट बना लेते हैं, और जिससे कि आपको आसानी से प्रमुख निबंधकार, उनके प्रमुख निबंध और उनके निबंधों की विशेषताएं याद हो जाएंगी, ऐसा मेरे को लगता है। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास में भारतेंदु युग के बाद जो युग आता है वो है द्विवेदी युग। इसको मैं अंकुरण काल भी कहती हूँ, क्योंकि इस समय निबंध अंकुरित होने लगा था, और ये काल 1901 से 1920 तक का माना जाता है। भारतेंद्र जी के बाद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी महान साहित्यकार हुए, उनके नाम पर ही इस पूरे युग का नामकरण हुआ है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही माना जाता है। वह आचार्य, समीक्षक और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। हिंदी भाषा के परिमार्जन के साथ ही द्विवेदी युग ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग में उन सभी भावनाओं, विचारों और शैलियों का विकास हुआ जिसका सूत्रपात निबंध के क्षेत्र में भारतेंदु युग में हो चुका था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध रचना को नए आयाम दिए, और इसे सरस्वती जो उनकी पत्रिका थी उसके माध्यम से उन्होंने साहित्य रचना में खड़ी बोली को मानक रूप प्रदान किया, और भाषा को, हिंदी भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत करके हमारे सामने रखा, और फिर खड़ी बोली हमारे हिंदी साहित्य का प्रमुख माध्यम बन गई, और निबंध भी हिंदी भाषा में ही लिखे जाने लगे। आइए देखते हैं कि द्विवेदी युग, जिसे हम अंकुरण काल कह रहे हैं, और जो 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक माना जाता है, उसके जो प्रमुख निबंधकार कौन कौन थे। उस काल के प्रमुख निबंधकार जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इस युग का नाम रखा गया, सबसे पहले हम उसी का नाम याद कर लेते हैं। उसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास हैं, अध्यापक पूरण सिंह हैं जो पूरे जीवन अध्यापक ही बने रहे, जगन्नाथ प्रसाद है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, याद होगा आपने उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी भी पढ़ी है, उसने कहा था। गोपाल राम गहमरी, मिश्र बंधु, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, गोविंद नारायण मिश्र, ये प्रमुख निबंधकार हैं द्विवेदी युग के। और कुछ प्रबंध जो प्रमुख निबंध हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। कछुआधर गुलेरी जी का लिखा हुआ है, कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह जी का लिखा हुआ है, प्रबंध मंजरी, पदम राग, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, मेघदूत, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, खुद द्विवेदी जी ने लिखा ये वाला लेख, आर्य समाज का कोप, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, कवि कर्तव्य, कवि और कविता, कवि प्रतिभा, ये प्रमुख निबंध द्विवेदी युग के निबंध हमारे सामने आते हैं। इस काल के जो निबंध हैं उनकी विशेषताएं क्या रही, उन पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये भारतेंदु युग से आगे का युग है, जिसमें कि जो निबंध है उसमें थोड़ी गंभीरता, और गंभीरता के साथ साथ थोड़ी निडरता और निर्भीकता आने लगी, विषयों का विस्तार हुआ, और विभिन्न प्रकार के विषय थे उन पर निबंध लिखे जाने लगे। सामाजिक सुधार का युग था ये, तो हम सामाजिक सुधार इस काल के निबंधों में देखते हैं, आर्थिक जनजागरण देखते हैं, व्याकरण की शुद्धता आने लगी, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो अपना पूरा जीवन ही हिंदी के परिमार्जन और परिष्कार में बिता दिया था। तो अब जो हिंदी भाषा की शुद्धता के रूप में परिमार्जित हिंदी भाषा हमारे सामने आने लगी, भाषा में तत्समता एवं उसका जो परिष्कृत रूप है वो निबंध कला में हमें देखने को मिला। और व्यक्तिक अनुभूतियों का अभाव था, फिर भी अभी भी यहाँ के इनकी जो निबंध है द्विवेदी युग में, उसमें व्यक्तिक अनुभूतियों का अभी भी अभाव था। अनुदित जो निबंध थे, बांग्ला के या अंग्रेजी निबंध थे, उनका अनुवाद ज्यादा देखने को मिलता है। मौलिकता इस युग के निबंधों में हमें दिखाई दे ही देती है।
निबंध के विकास के क्रम में जो तीसरा युग है वो है शुक्ल युग। इसे मैं विकास काल मानती हूँ। ये प्रौढ़ युग है, ये निबंधों का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, जो 1921 से 1940 तक चला। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद निबंध साहित्य में शुक्ल युग के निबंधकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान शीर्षस्थ सबसे ऊंचा है। यह युग हिंदी निबंध में स्वर्ण युग के नाम से सामने आया। इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आए, इसीलिए इस युग का नाम उन्हीं के नाम पर शुक्ल युग कर दिया गया। इस कारण अधिकांश विद्वानों ने इस युग का नाम शुक्ल युग निर्धारित किया। चिंतामणि में संग्रहित उनके निबंध हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि माने जाते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम तो आ ही जाएगा। बाबू गुलाब राय, राय कृष्णदास, वियोगी हरि, वासुदेव चरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, रघुवीर सिंह निराला, महादेवी वर्मा, पंत, प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, रामनाथ सुमन, प्रेमचंद, राहुल संस्कृतायन, यहाँ ये शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। और इनके प्रमुख जो निबंध हैं शुक्ल युग में, उसमें आप सबसे जो ऊपर नाम जो आता है वो चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 चिंतामणि। और ये दोनों ही चिंतामणि जो निबंध संग्रह है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचे हुए हैं। उन्हीं की एक इस जो चिंतामणि जो उनका भाग 1 और भाग 2 है, इसमें उन्होंने मनोभावों से संबंधित जैसे करुणा है, ग्लानि है, आपका भय है, उत्साह है, लज्जा है, भक्ति है, प्रेम, श्रद्धा, ईर्ष्या, क्रोध आदि मनोभावों पर उन्होंने निबंध लिखे। इसके साथ उन्होंने कविता क्या है ये निबंध लिखा। फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय का निबंध है ये। रामलाल पंडित, उत्सव, समाज सेवा, भारतीय साहित्य, दृष्टिकोण, नाम, विज्ञान, काव्य में लोक मंगल की साधन अवस्था, साहित्य देवता, साहित्य निबंधावली, प्रबंध पद्म, ये निराला जी का बड़ा सुंदर निबंध संग्रह है। और गाली बेचन शर्मा का निबंध संग्रह है। तो ये प्रमुख निबंध हमें शुक्ल युग के देखने को मिलते हैं। और शुक्ल युग के निबंध में जो हमें विशेषता देखने को मिलती है वो बहुत उल्लेखनीय है, क्योंकि इस समय तक जो निबंध है वो अपनी प्रौढ़ अवस्था प्राप्त कर चुका था, अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका था, अपने विकास काल में अपना मतलब ये यौवन काल था निबंध का। तो इस काल के निबंधों की विशेषताओं में हम देख रहे हैं कि चिंतन की मौलिकता एवं स्पष्टता हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं जो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, उसमें हमें चिंतन की मौलिकता दिखाई नहीं दे रही है, ज्यादातर हमको अनुदित निबंध ही दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जो विशेषता इसमें हमें दिखाई दे रही है वो है विवेचनात्मक गंभीरता, रसानुभूति की प्रधानता दिखाई देती है, विश्लेषण की सूक्ष्मता दिखाई देती है, और शैली की प्रौढ़ता और सशक्तता हमें इस समय के निबंधों में दिखती है। व्यक्तित्वता का छाप है। इस काल के जो निबंध हैं उनमें निबंधकारों के व्यक्तित्व की छाप हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भावात्मक व्यंजकता हमको देखने को मिलेगी, साहित्यिक चेतना का बहुत प्रभाव है, मनोवैज्ञानिकता और हास्य व्यंग्य भी इस काल के निबंध की प्रमुख विशेषता है। साथ ही हम देखेंगे भाषा की कोमलता और तरलता है उसमें, और शैली का वैविध्य पाया जाता है। एक तरीके की शैली नहीं है, सूक्ति शैली, व्याख्या शैली, विवेचना शैली, विश्लेषणात्मक शैली, कई प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया निबंधकारों ने अपने निबंध को लिखने में। साथ ही विषय और अनुभूति की नवीनता है, नए नए विषयों पर निबंध लिखे जाने लगे, और व्यक्ति एवं विषय का समन्वय, अद्भुत समन्वय इस काल के निबंधों में हमें देखने को मिलता है। तो ये थे शुक्ल युग जो बहुत प्रौढ़ युग माना जाता है, उस काल के निबंध की कुछ विशेषताएं। निबंध के विकास में जो चौथा युग आता है वो है शुक्लोत्तर युग। इसे हम विस्तरण काल भी कह सकते हैं। ये 1940 से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। शुक्ल युग के बाद हिंदी निबंध के विकास का अद्यतन युग आरंभ होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उपरांत आधुनिक हिंदी साहित्य में निबंध का व्यापक विकास हुआ। इस युग तक आते आते निबंध विधा हिंदी साहित्य में पूरी तरीके से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। देखते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन थे। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नंद दुलारी वाजपेयी हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, डॉक्टर सत्येंद्र हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं,
कुबेरनाथ राय, इलाचंद्र जोशी, हरिवंश राय बच्चन, राम वृक्ष बैनीपुरी, रामधर सिंह दिनकर, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, ऐसी लंबी श्रेणी है जो कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों के पंक्ति में हम रख सकते हैं। इस काल के जो प्रमुख निबंध हैं उसमें अशोक के फूल जो द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ है, कल्पलता, विचार और वितर्क है, विचार प्रवाह है, कुटज उनका बड़ा प्रसिद्ध निबंध संग्रह है द्विवेदी जी का। इसके अलावा हिंदी साहित्य, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, जीवन यात्रा, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य, विचार और विवेचना, विचार एवं अनुभूति, विचार एवं विश्लेषण, साहित्य का श्रेय और प्रेय, जैनेन्द्र का बड़ा अच्छा निबंध है साहित्यावलोचन, प्रगति और परंपरा, गेहूं और गुलाब, बैनीपुरी जी का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है माटी की मूर्तें, और गांधीवाद के साथ परीक्षा, यशपाल का ये एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध हमें देखने को मिलता है। इस काल के निबंध की जो विशेषताएं हैं वो भी पहले से काफी परिपुष्टि लिए हुए थी, मतलब विषय की विविधता हमको देखने को मिलती है, ना केवल विविधता बल्कि विषय की व्यापकता देखने को मिल रही है। चिंतन की गंभीरता है इस काल के निबंधों में, और एक बहुत बड़ी विशेषता जो इस काल के निबंधों में पहली बार देखने को मिलती है वो है उनका लालित्य एवं कलात्मकता। हास्य व्यंग्य की नई शैली, जैसे हरिशंकर परसाई आ गए तो हास्य व्यंग्य की नई शैली हमें देखने को मिलती है, बौद्धिकता एवं तार्किकता उसमें देखने को मिलती है। आलोचनात्मक निबंध बहुत लिखे गए इस काल में, व्यक्तित्व की तो स्पष्ट छाप दिख ही रही है, और विषयानुकूल भाषा बहुत परिष्कृत हो चुकी थी, और शैली में अनेक रूपता हमें देखने को मिल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे वो व्याख्यात्मक शैली हो, चाहे वो विवेचनात्मक शैली हो, विश्लेषणात्मक शैली हो, मतलब निबंधकारों ने विभिन्न शैलियों में अपने निबंधों की रचना की, लेकिन शैली में स्पष्टता थी और स्पष्टता के साथ साथ सरलता भी थी। व्याख्यात्मकता, विवेचनात्मकता तो थी, साथ में उन्होंने पौराणिक जो प्रसंग थे उनके समसामयिक अभिव्यक्ति भी हमको इस निबंध में देखने को मिलती है। मानवीय आस्था का स्वर भी हमें दिखाई देता है, और भाव और भाषा का सामंजस्य इस निबंध की एक अन्यतम विशेषता हमें देखने को मिलती है शुक्ल निबंधों की। तो ये थे शुक्लोत्तर युग की कुछ निबंधकार, कुछ प्रमुख निबंध और उनके निबंधों की विशेषताएं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें निबंधकार का व्यक्तित्व प्रमुख होता है। वह स्वयं को पात्रों, घटनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। निबंध में पाठक और लेखक का सीधा संबंध हो जाता है। आज के आधुनिक साहित्य में निबंधों का अपना स्वतंत्र स्थान है। निबंध विधा आए दिन नए नए रूप के साथ निखर कर हमारे सामने आ रही है। यही उसकी सजीवता और सरसता का जीवंत प्रमाण है। वस्तुतः सामाजिक चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम निबंध ही है, क्योंकि अपने स्वतंत्र विचार और निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति अपने व्यक्तित्व के छाप के साथ हमें केवल निबंध में ही देखने को